धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गाजा में जो जुल्म ज्यादती चल रही है उसको 5.5 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। कभी भी 2-4-10 दिन बाद 6 महीने का वक्त भी पूरा हो जाएगा और अखबारों में मौतों का आंकड़ा भी आप लोग पढ़ते रहेंगे। ये भी जानते रहेंगे कि कहाँ किसने किसको मार दिया, ये भी समझते रहेंगे कि लाल सागर में क्या हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति चल रही है, जो कूटनीति चल रही है, उसको समझना आसान नहीं है। उसको वही लोग समझ सकते हैं जो उस पर एक्सपर्टीज रखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं अखबार की दुनिया में काम करने वाला बंदा रहा हूं, तो वहां हर बीट पे अलग रिपोर्टर हुआ करता था। तो हम ऐसे मामलों को समझने के लिए कुछ एक्सपर्ट की तलाश करते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो वहां पर कई सारी किताबें भी लिख चुके हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और मिली गजट के नाम से अपना एक अंग्रेजी का अखबार भी जो है निकालते हैं। और बहुत सारे अभी तक के खुलासे वो कर चुके हैं और निष्पक्ष तौर पर तमाम चीजों को बताते हैं। फिर से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वहां पहुंच गया है अमेरिका का विदेश मंत्री और इजराइल का रक्षा मंत्री पहुंच गया है अमेरिका। और इसके अलावा गाजा में जो पोर्ट बन रहा है उसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो उन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, जी। फिलहाल की जो ताजा हालात हैं, अल शिफा अस्पताल को लेके मैं बात करना चाहता हूं। जब पहले कहा गया कि अल शिफा अस्पताल को हमने एक तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया, हमास ने उसको कमांड सेंटर बना रखा था, अब फिर से क्यों कह रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल को हमास ने कमांड सेंटर बना लिया है और पिछले 3 दिनों में 90 से ज्यादा लोगों को वहां पे मार दिया है? ये अशफा अस्पताल जो तकरीबन गजा के वसत में बीच में है, वो वहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है। जी। और वहाँ पर जब पहली दफ़ा इसराइली आए थे तो उन्होंने बहुत कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको किसी न किसी तरीके से उसको जारी रखा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ शोबे वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कुछ काम कर रही हैं। इसलिए कि लोगों को सख्त ज़रूरत है। रोज़ाना लोग मर रहे हैं, रोज़ाना लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, रोज़ाना लोगों का ऑपरेशन, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से लोग उन्हें ही जाना पसंद करते हैं। तो अब दोबारा जो है इसराइल ने उस पर हमला किया है और इतने 90 लोगों को मारा है। और उसके अंदर जो फ़लस्तीन जो जो गज़ा में जो फ़लस्तीनी पुलिस का जो चीफ था उसको भी मारा है, मबहू उसका नाम है, उसको भी मारा है। बड़े अफ़सोस की बात है। ये गोया इसराइल चाहता नहीं कि वहाँ पर नज़्मो जो 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 लॉ एंड ऑर्डर है वो बरकरार रहे, वहाँ पे एक अफरा-तफरी मच जाए, वहाँ पर एक अनार्की मच जाए, वो चाहता है। इसलिए कि जो पुलिस होती है, पुलिस का जो दखल है वो तो हुकूमत पे नहीं होता, बल्कि वो लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को ठीक रखना और चोरों, डकैतों, फलां ढिमाक जो है इन चीज़ों की तलाफ़ी करना, उनको रोकना होता है। तो वो उनको मार के उससे पहले लेकिन भी जब जब लेकिन जब पहले बर्बाद कर दिया सर, तो अब फिर से गाजा का कमांड सेंटर बता के उसको बर्बाद क्या सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वहां से कुछ इलाज मिल रहा है? नहीं, नहीं, उनको ये ख़्याल था कि वहाँ पर हमास के लोगों का इलाज हो रहा है, ये ख़्याल था। और इसी वजह से जो 90 लोग आपने बताए हैं, वो लोग हैं जो ज़ख्मी, जिनका इलाज हो रहा था। मतलब जो आदमी भी ज़ख्मी उसका इलाज हो रहा था, उनके नज़दीक वो हमास का आदमी है, इसलिए उसको उन्होंने जाके वहाँ मार दिया, पॉइंट ब्लैंक जाके मार दिया उसको, जो ज़ख्मी इलाज हो रहा था जिन लोगों का, बेचारों का। हर किस्म के लोग हैं, हर जगह बम मार रहे हैं वो लोग, घरों को मार रहे हैं, बिल्डिंगों को मार रहे हैं, सड़कों हम्म। पे मार रहे हैं। जो ग़िज़ा वगैरह जो आती, राशन वगैरह आता है, उसको लेने के लिए लोग खड़े थे, उसको मार रहे हैं। तो ज़ख्मी तो हर किस्म के हो रहे हैं, और ज़्यादातर लोग तो वही हैं जो कि आम आदमी, इनका कोई लेना-देना नहीं है। तो हम्म। वहाँ पर वो इसलिए गए थे, उनके दिमाग में ये था कि यहाँ पर हमास के लोगों का इलाज हो रहा है, तो जो सारे ज़ख्मी लोगों को मार दिया, जो एक जुर्म है, एक एक जंगी जुर्म है। इसराइल असमें उसको, चूँकि अमेरिका के ज़रिए अमेरिकी मीडिया ही दुनिया पे छाया हुआ है। सही बात है। जी। ये आपको जानना चाहिए कि दुनिया का 95% मीडिया अमेरिकियों के हाथ में है। हम जी। लोग तो वहाँ की नकल, आप किसी भी अखबार को देख लीजिए, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पे भी वो अखबारें कहाँ से खबर ले रही हैं, एपी है और ये सब जो राइटर्स है, फलां है, ढमाके, ये सब अमरीकी हैं। और कुछ छोटे-छोटे एजेंसी, जैसे फ्रांसीसी एजेंसी है, जर्मन एजेंसी है, तो उसकी बात उतनी नहीं है। तो सारी दुनिया इसकी सपोर्ट उसको मिली हुई है और आज भी मिली हुई है।
आज भी ये सारी बात नहीं, होती है वो। इसी चीज को अगर मैं और विस्तार से समझना चाहूं आपसे, क्या वो ये तमाम चीजें जो लोग राशन लेने के लिए खड़े होते हैं उनको गोलियां मारकर अपनी दरिंदगी दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है वो कितना जुल्म कर सकता है? अस्पतालों में इलाज के लिए बिस्तर पर पड़े हुए लोगों को मारकर वो अपनी दरिंदगी दिखाना चाहता है, या वाकई में उसे डर है कि अभी हमास उत्तरी गाजा में है, गाजा के अंदर हमास खत्म नहीं हुआ है? नहीं, देखिए इसमें दो बातें, एक तो हमास खत्म नहीं हुआ है, यानी जो भी यहाँ वहां से खबरें आ रही हैं और इंटेलिजेंस के नाम पर, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस के नाम पे आ रही हैं, तो उन लोगों का अंदाजा है कि कोई तकरीबन 30% हमास खत्म हुआ है। 30% मतलब 60-70% हमास आज भी मौजूद है और वो हम्म। काम कर रहा है, और वो रोजाना उस इलाके से भी काम कर रहा है। जैसे कि शुमाली गजा है, उस जिसके बारे में इसराइल ने कहा कि हमने वहां साफ कर दिया, सब खत्म कर दिया, वहां से भी उनके ऊपर रॉकेट वहां से फेंका जा रहा है। तो हम्म। गोया वो बातें झूठी हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए। तो ये जो बातें हैं इनमें दो है, एक तो ये कि हमास को कहीं से भी हम्म। किसी तरह से कहीं भी कोई आदमी मिल जाए, गलती मिल जाए, कोई हम्म। आम आदमी उसको भी हमास करके मार दो, तो ये हमास को मारने का एक है। लेकिन दूसरा जो है, जो यहाँ पे कत्लो गारतगरी है, हर आदमी पर हमला हो रहा है, जख्मी पे हम्म। हमला हो रहा है, सहाफियों पे ठीक। हमला हो रहा है। हम्म। 100 से ज्यादा सहाफी मार दिए उन्होंने, स्नाइपर्स जो चुन चुन करके दूर से मारते हैं उनको। जी। उसके अलावा यानी जो यूएन के बिल्डिंग है, कार्यकर्ता है सर, यूएन के 70%, कार्यकर्ता। हाँ, यूएन के कार्यकर्ताओं को, बहुत से लोगों को मारा है उन्होंने। जबकि हम्म। वो लोग यूएन की जो है ना पूरी जो बेल्ट पहन करके जाते हैं कि हम यूएन के लोग हैं, और जो जी। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो प्रेस लिख करके जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको मारते हैं वो लोग। हम्म। उनका असल मकसद तो है, कई है। एक तो अब जर्नलिस्टों को मारने का मतलब है कि वो जो वाकयात वहां हो रहे हैं उनको रजिस्टर ना हो, कहीं हम्म। खबर न पहुंचे उसकी, ये असल जी। उसका मकसद है। लेकिन हम्म। आम लोगों को मारने की बात है, उसकी वजह हम्म। यह है कि वो चाहते हैं किसी तरह से गजा से जो फलस्तीनी है भाग जाए, शुरू से, ठीक है, पहले उसमें दिन से। जी जी उस पे आठ आएंगे, आगे आठ चलेंगे। लेकिन जिस दौर में मारामारी की जा रही है अल शिफा अस्पताल के अंदर, उस दौर में अमेरिका का विदेश मंत्री फिर से एक बार, छठी बार पहुंच गया है इजराइल और मिडिल ईस्ट के दौरे पर। तो उसके आने से क्या इन मौतों को जोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, उसके आने से मौतों को नहीं, इसराइल तो उसका इंतजार नहीं कर रहा है। इसराइल जब वो नहीं होता तब भी मारता रहता है। असल में वो आते इसलिए हैं कि किसी तरह से जो मकामी जो दूसरी हुकूमतें हैं, मिस्र की हुकूमत है, कतर की हुकूमत है, जॉर्डन की हुकूमत है, इन हुकूमत पर दबाव डाल करके हमास पर दबाव डाला जाए। खासकर कतर, कतर इसलिए कि हमास का सपोर्टर है, और हमास के जो बड़े बड़े लीडर हैं, इस्माइल हनिया वगैरह, कतर में ही रहते हैं। तो इनके ऊपर दबाव डाला जाए कि तुम इसराइल की शर्तों को मानो। बल्कि हम्म। अब उन्होंने एक तरह से इसराइल की शर्त को मान भी लिया है, मतलब वो कि मुस्तकिल जंग बंदी हो, उससे कल रात से वो हट गए हैं कि कोई हम्म। बात नहीं है, यानी अगर मुस्तकिल नहीं तो कुछ दिन के लिए हो, ताकि जी। उन लोगों को सुकून मिले। उन लोग बेचारे मर रहे हैं, दर्जनों हम्म। लोग वहां पर। दर्जनों इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग अस्पतालों में मरे हैं, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि ये हंगर डेथ है। लेकिन जो लोग अपने घरों में मरे हैं, जो लोग के जो खेमों में मरे हैं, उनका कोई वो नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, इसलिए कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज रहने गई, पुलिस रहने गई। नहीं, कहाँ पे लिखवाएं, कहाँ पे रिकॉर्ड करवाएं मालूम नहीं है। तो कम से कम अस्पतालों में मालूम होता है कि यहाँ इतने लोग मरे हैं। तो वहां पर भी 30, मेरे ख्याल में 35 आदमी कल तक जो है भूख से मरे हैं। जी यानी जी। ये नहीं कि तो जख्म ये से मरे हैं, ब्लिंकन बल्कि क्या भूख से करने मरे। आए हैं इस बार? ये ब्लिंकन इस बार क्या करने आए हैं? 5 दौरे पहले वो कर चुके करने, हैं, छठी हाँ बार इस वही, बार आए हैं। जी। वो जोर डालने आए हैं कि किसी तरह से जंग बंदी कर लो। इसलिए इसराइल के अंदर बड़े 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 हंगामे हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ और खुद इसराइली फौज के खिलाफ, कि तुम जो है हमारे जो जो लोग पकड़ के हॉस्टेज ले गए हैं इसराइल के, कोई 135 आदमी आज भी मौजूद हैं, इन लोगों जी। को वापस ले आओ। उनके खानदान वाले जो है 24 घंटे वहां पर मुजाहरे कर रहे हैं, मुस्तकिल कई दिनों से, बल्कि हफ्तों से कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उसके सामने कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने कर रहे हैं। ये है। और दूसरे जो है, खुद अमेरिका के अंदर सदर बाइडेन है, उनका इलेक्शन होना है, नवंबर में इलेक्शन होना है, और वहाँ उनकी जी। बड़ी बदनामी हो गई, बड़ी थूथू हो गई है। वहाँ के हम्म। बहुत से लिबरल लोग हैं, वहाँ के मुसलमान हैं, वहाँ के अरब हैं, और इसी तरह से उनके जो नॉर्मल सपोर्टर होते थे वो बहुत नाराज हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। एक तरफ से हम्म। तुम वहां पर जो है कुछ कहते हो कि हम गजा पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे, और लेकिन उसी के साथ साथ तुम इसराइल की पूरी मदद कर रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, उसका असले दे रहे हो, और उसको अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो इस्तेमाल करके मदद कर रहे हो। तो तुम कर क्या रहे हो? ये तो मुनाफिकत की बात है। वो बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। एक एक महीने तक बाइडेन ने बात नहीं की नेतन्याहू से।
खबर जी छपी कि परसों नेतन्याहू से फोन पे बात की बाइडेन ने। उसके बाद ये विदेश मंत्री दौरे पर पहुंच गया, और यहाँ का जो रक्षा मंत्री है वो पेंटागन पहुंच गया है लॉर्ड ऑस्टिन से मिलने के लिए। ये सब चल क्या रहा है, इसके पीछे की थोड़ा राजनीति बताइए। नहीं, देखिए, अमेरिका समझ रहा है और ये बात दुरुस्त है कि नेतन्याहू सुनने वाला नहीं है, इसलिए अमेरिका कह रहा है कि भाई रफा मत जाओ, इसलिए कि वहां कत्लेआम होगा। वहां पर जो है पुरानी आबादी तो पहले से है ही, कोई तकरीबन 5-6 लाख लोग पुराने जो वहां के रहने वाले वो हैं। उसके ऊपर 12-13 लाख लोग जो और जगहों से वहां पे गए हुए हैं और टेंटों में रह रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं। ये अगर वहां पे इसराइली टैंक और इसराइली जो हवाई जहाज वहां पे बमबारी करेंगे, अभी भी हल्का फुल्का कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो चाहता है, वो यानी नेतन्याहू का ये ख्याल है और उनके साथ भी दूसरे जो उनके जो शिद्दत पसंद जो कुछ वजीर हैं, उनका ये ख्याल है कि जब तक हम रफा में नहीं जाएंगे। रफा एक छोटा सा रफा जो है, जो यानी सहरा सीना और गजा के बीच में एक इलाका है। रफा जी। के नाम से गजा के अंदर भी एक शहर है, और रफा के नाम से सहरा सीना में भी एक शहर है, मतलब दो शहर जी। है एक ही नाम से, इसलिए कि वो बॉर्डर तो बाद में आए। वो शहर हम्म। तो हजारों साल पुराने हैं सब। जी। तो जी। जो गजा के अंदर रफा है, वहां की असल आबादी 5-6 लाख थी। वो उसके हम्म। अलावा वहां पर 13 लाख तकरीबन बाहर से लोग गए हुए हैं। तो अगर टैंक और ये सब जाएंगे वहां पे तो कत्लेआम हो गई वहां पे। ठीक और है। कत्लेआम होगा तो जो अब तक जो बदनामी हो गई वो और भी हो गई, और हम्म। मजीद लोग फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। अमेरिका हम्म। में जो है ना बाइडन का के खिलाफ जो है और मामला भड़केगा, और उनका हारना यकीनी हो जाएगा, और ट्रंप हम्म। आएगा उसके बाद। तो ये सब लेकर के उनको परेशानी है कि वो हम्म। चाहते हैं कि नेतन्याहू निकल जाए, उसकी जगह पे कोई और आ जाए। लेकिन क्या ये जिस चाहते तरीके हैं। से बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन किया, वो ये नहीं दिखाता है सर कि नेतन्याहू के सामने बाइडेन को ही झुकना पड़ा। बाइडेन जो कोशिश कर रहे थे बेनी गैंट्स को अमेरिका बुला के, बेनी गैंट्स फिर ब्रिटेन जा रहा था, और वो आप अपने विदेश मंत्री को भेज रहे हैं, रक्षा मंत्री को बुला रहे हैं नेतन्याहू को हटाने की, उसमें बाइडेन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बाइडेन को ही झुक के फोन करना पड़ा। ये बात दुरुस्त है कि भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है। हम्म। अब जब तक उसकी अपनी जो कोलिशन है, उसने हम्म। जो कोलिशन बना रखी कई पार्टियों की, वो नहीं हटती, उनमें से कोई नहीं निकलता है, इसलिए उसके पास 63 या 64 है। मतलब जो है मेरे ख्याल 61 की जो है लाइन खींचती है। तो जी। 61 से 3-4 भी अगर वहां से एमपी उसको छोड़ दें तो उसकी हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन हम्म। ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो झुकेगा। लेकिन अमेरिका का मंशा यही है कि ये किसी तरह से जाए, कोई और आए, वो हुकूमत रहे वैसी, लेकिन ये कि कोई और आ जाए हम्म। जो कि फिर अमेरिका की बात सुने और कम से कम रफा पे अटैक न करे। इसलिए कि उसका जो असर पड़ेगा दुनिया भर में पड़ेगा, खास तरीके से बाइडन के इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कि उसकी तो बड़ी ये जो बाइडेन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं उसको हटाने में? दो चार एमपीओ की अगर हम बात बता रहे हैं, तो दो चार एमपी तो हमारे यहाँ देखिए रोजाना खरीद लेते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी, कभी इस पार्टी का खरीद लेती है, कभी उस पार्टी का खरीद लेती है। भाई देखिए, अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है बहुत ही पावरफुल है, बल्कि ये बात आम तरीके से आज से नहीं बरसों से कही जा रही है कि अगर वहां कोई हुकूमत कर रहा है तो जो इस लॉबी है उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। दोनों हम्म। पार्टियां जो है, जो जो रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों पार्टियों में उनका जो है ना बहुत अच्छा रसूख है। हम्म। और उसके अलावा मीडिया में उनका बहुत अच्छा रसूख है, तो वो कर नहीं सकते। अगर इस हम्म। तरह के काम करेंगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो हम्म। चाहते हैं कि जो भी तब्दीली आए इसराइली खुद ही करें, कोई बाहर वाले न करें। हालांकि ये हम्म। हो सकता है, इससे पहले सन 82 में जब इसराइल ने बैरूत पर हमला किया था, उस वक्त तो सदर रेगन थे। सदर रेगन ने सिर्फ एक फोन किया वहां के प्राइम मिनिस्टर को, कहा कि इसको बंद करो, एक हम्म। लफ्ज उनका बंद करो तो बंद हो गई वो। हम्म। लेकिन करे तो, इसलिए कि बनते ये जो आज जो जो बाइडेन साहब बैठे हुए, सदर बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा इसराइल नवाज दुनिया में तारीख में कोई नहीं हुआ। वो अपने हम्म। मुंह से कहते हैं कि मैं तो जाहिर मैं साहियूनी हूँ। और हम्म। उन्होंने कहा कि मैं मेरी हुकूमत जो है सबसे ज्यादा इसराइल की वफादार है, अपने मुंह से बोला जी, उन्होंने। वो कह रहे हैं, उन्होंने ये लगातार कह कहा रहे हैं। कि हाँ, ये कहा उन्होंने अगर इसराइल ना होता तो हम इसराइल पैदा करते। तो वो बिल्कुल पूरी बिल्कुल। तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से। अब एक चीज और इसलिए बताइए सर, नेतन्याहू ने हाल फिलहाल में रिपब्लिकन्स के जो सीनेटर्स हैं अमेरिका में, उनको इजराइल में बैठे बैठे संबोधित किया है। तो नेतन्याहू का कद घट तो रहा नहीं है, वो तो अमेरिका के सांसदों को संबोधित कर रहा है, उसका तो कद बढ़ रहा है। उसकी सारी वजह यही है कि इसराइली या यहूदी लॉबी अमेरिका में बड़ी पावरफुल। इससे पहले भी एक बार जब ओबामा सदर थे, उस वक्त जो है
ये चाहता था कि इसको एक ऑफिशियल इनविटेशन दिया जाए अमेरिका आने का, उन्होंने नहीं दिया। इसी वजह से यही सब मामला थे जो टू नेशन टू स्टेट जो सोल्यूशन वगैरह है कि भाई फलस्तीनी हुकूमत भी बने, लेकिन ये बनने नहीं देता। तो इस पर नाराज होकर के ओबामा ने इसको ऑफिशियल इनविटेशन नहीं भेजा। उसके बावजूद भी वहाँ की सेनेट और वहाँ की कांग्रेस, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ भी जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर भी इस तरह की दो दो सदन है वहाँ पे, उन्होंने उसको दावत दी और जाके उन्होंने अमेरिका के सदर के ख्वाहिश के बरअक्स जाके वहां पे उसने उनको जाके खिताब किया, उनके सामने जो आपने अपनी बात रखी। तो इतना उनका क्लाउट है कि सदर भी ना चाहे, जबकि सदर वहां का बहुत पावरफुल है। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी हैं, वैसे वहां का सदर है, वहां का सदारती निजाम है। जी। उसके बावजूद भी गया। तो इसको आप ना भूलिए कभी भी कि अमेरिका में जो होता है, वो जो ठीक। यहूदी लॉबी अभी तो नहीं टूटी है, लेकिन हम्म। कमजोर जरूर हो गई है, इसलिए कि क्या अभी सिर्फ क्या सिर्फ यहूदी लॉबी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या अमेरिका में, जैसे आप कह रहे हैं कि बाइडेन भी एक जायनोवादी है और वो खुद खुलेआम कह चुके हैं इस बात को, लगातार बार बार 1983 से लेकर आज तक बहुत सारी रिपोर्ट छपी है उनके इजराइल परस्त होने को लेकर। तो वो जो पोर्ट बनाया जा रहा है वो राहत सामग्री भेजने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वहां से फिलिस्तीनियों को भगाने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल रात से ये खबर आना शुरू हो गई है कि ये जो बोर्ड बनाया गया, देखिए पहली बात जो मैंने इससे पहले भी कही थी कि एक अमेरिका चाहता है कि वहां पर उसका फुट होल्ड हो जाए, वहां पर जो जी है ना जी उसका कुछ एक वजूद हो जाए, जी। और वो वजूद जाने वाला नहीं है। उसके अलावा वहां से जो इमदाद आएगी, वो इमदाद तो बहुत मामूली है। इमदाद कितनी आ रही है, वह जो हम्म। अभी ट्रक वहां से साइप्रस से आया है, वो कहते हैं उसमें 2 ट्रक का सामान है। 2 ट्रक, अरे जी। यहाँ तो गज्जा की जो सरहद जो है मिस्र में है, जहाँ पे वहां पे हम्म। 3-4 हजार ट्रक खड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं आने देते? अगर जी। तुमको इतनी मोहब्बत है और फलस्तीनियों को मदद करना चाहते हो, वो तो वो हम्म। उनको आने दो। उसके अलावा जो इसराइल से जो चेक पोस्ट है, इसराइल के कई पोस्ट है, करनी है और मालिक कौन कौन से कई हैं, वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे अंदर नहीं आए, इसलिए इसराइल उनको अंदर नहीं आने देता। फिर आखिर ये कौन सी मोहब्बत है कि तुम एक जो है एक वहां पर समुंदर के अंदर एक पोर्ट बना रहे हो और उससे जो होगा ये तो। अब कल रात से ये खबर आनी शुरू हुई है कि उसका एक मकसद ये भी है कि गज्जा से जो फलस्तीनी भागना चाहते हैं, वो उन जो शिप जो आएंगी, जो पानी की जहाज आएंगे, उनमें बैठ बैठ करके वहां से साइप्रस और वहां से यूरोप चले जाएंगे। वहां से मतलब हम्म। मिस्र आने नहीं दे रहा है, मिस्र कह रहा मैं नहीं आने दूंगा। तो रास्ता तो अब इसराइल तो खुद लेगा नहीं, इसराइल जी। इसराइल तो उनको भगाना चाहता है। तो हम्म। ये एक रास्ता ये एक खुलेगा कि वहां से जो शिप आएंगे, और शिप में एक शिप में तो एक ही वक्त में 4-4-5-5 हजार लोग जा सकते हैं, बड़े बड़ी जी आसानी के साथ, बड़ी बड़ी शिप होती है। जी। तो एक एक ये बात कल रात से ये बात आना शुरू हुई है कि उसका एक मकसद ये भी है, बड़ी खतरनाक बात है ये। और मुझे पहले भी समझ में नहीं आता था कि इसराइल जो कि इतने सब हजारों ट्रक खड़े हुए उनको आने नहीं देता, सिर्फ एक दिन के अंदर कोई 80 ट्रक आने पाते हैं, जबकि जी गजा में जरूरत 500 ट्रक की है सामान जो आता है। इसलिए कि वहां पे कोई जरखेज जमीन वमीन है नहीं, खाने पीने की चीजें जी बाहर से ही आती है। तो जी। 500 की जगह 80 आने दे रहा है। फिर आखिर उतनी फराखदिली कैसे उसने कर ली कि हम्म। अमेरिका से कह रहा है कि आओ तुम पोर्ट बनाओ और सामान ला के इनको दो। तो उसका हम्म। मकसद एक ये भी है। और इसराइल का मकसद पहले दिन से, सात 7 अक्टूबर को हमला हुआ, 8 तारीख से इसराइल ने बाकायदा हमले शुरू किए। उसके जी। बाद से सदर बाइडेन साहब खुद तशरीफ लाए थे, जैसे आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो वजीर खारजा ब्लिंकन है, वो भी आए थे। इन पहली दफा जब आए थे तो उनका मकसद यही था कि वो अरब ममालिक को राजी करें कि जो गज्जा के फलस्तीनियों को कबूल कर लें। तो ठीक। पहली दफा ये हुआ, तारीख में पहली दफा ये हुआ कि मिस्र हम्म। के सदर ने, जबकि उन्हीं का दोस्त है, उसने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जी जॉर्डन के सदर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और जो सऊदी अरब में जो अमली तौर से हाकिम है, MBS प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये तो अमेरिका के ये जो यानी ठीक है, एक तरह सवाल तो यहीं से पैदा हो रहा है ना सर, कि उस जमाने में अल आली अस्पताल पे हमला हो गया था बाइडन के आते ही, इसलिए तमाम लोगों, जब वहां पे इतने लोग मारे गए तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया। लेकिन अब जब जंग को मुसलसल 5.5 महीने हो चुके हैं, रमजान का माह मुबारक चल रहा है, तो तब भी इन अरबों के अंदर खून में गर्मी नहीं आ रही, वो ठंडी पड़ गई है क्या? नहीं नहीं, मिलने से इनकार, उस अटैक तो हर जगह ही हो रहा था। मिलने से इनकार इस बात में था कि वो मिस्र से कह रहे थे कि इन लोगों को सहरा सीना में ले जाओ, अच्छा। ये कह रहे थे। और वेस्ट बैंक जो है, जो मगरबी पट्टी है, उससे उसके जो अरब उतने ही तकरीबन यहाँ पे भी है, बल्कि वहां ज्यादा है। उनके जो फलस्तीनी है, उनको जॉर्डन से कहा था तुम इनको ले लो, तो इन दोनों ने इनकार कर दिया।
फिर कुछ सऊदी अरब में भी लेने की बात है, तो ये इनकार कर दिया। ये असल बात थी कि ये जो फलस्तीनी है, अभी जो देखिए 23 लाख है फलस्तीनी गजा के अंदर, वो इसराइल चाहता है कि 2-3 लाख हो तो कोई बात नहीं है, उनको हम जो है उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बाकी जो है 20 लाख जो है कि 2 मिलियन कोई है, ये लोग बाहर जाएं। तो इस बात को वहां के जो पास के जो ममालिक थे उन्होंने इनकार कर दिया, उनका कि हम नहीं लेंगे, इसलिए कि उससे वहां बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। मजीद ये कि जिंदगी भर के लिए तारीख में लिख दिया जाएगा कि मिस्र ने जो है गजा पे जो फलस्तीनी जो तसल्लुत था उसको खत्म किया, और लिख दिया जाएगा कि जॉर्डन ने वेस्ट बैंक में क्या सिर्फ उसी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि जो पोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि शिप के जरिए फिलिस्तीनियों को भगाने की साजिश रची जा रही है, इसको लेकर अरब दुनिया में कोई बेचैनी दिख रही है? देखिए, जो लोग सड़क पर जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उनमें तो बेचैनी पहले दिन से है, शदीद बेचैनी है। लेकिन उनकी हुकूमतें उसके बिल्कुल खिलाफ है। मतलब मिस्र की हुकूमत गजा में जो हमास है उसका खात्मा चाहती है, आज से नहीं पहले से चाहती है, इसलिए कि वो समझती है कि अखवान मुस्लिमीन का हिस्सा है। ऐसे ही जो सऊदी हुकूमत है वो उनका उनका खात्मा चाहती है हमास का, इसलिए कि वो समझती है कि ये अखवान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा है ये। तो इस वजह से वो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि गजा में फलस्तीनियों का खात्मा हो जाए, ये नहीं चाहते वो, लेकिन चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो जाए। और इस खात्मे में की वजह से वो अपने लोगों को बोलने और निकलने की, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मुजाहरे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हो रहा है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर। अब ये कि देखिए, सरहदें गजा में जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इसराइल से जाइए आप, या फिर मिस्र से जाइए, दोनों रास्ते बंद हैं। अब जबरदस्ती अगर मैं अभी जाना चाहूँ तो वहां पर मुझे मिस्री वीजा ही नहीं मिलेगा, और वीजा अगर मिल भी गया तो चेक पोस्ट के अंदर जाने नहीं देंगे। तो एक तरह से वो बेचारे जेल में है, जेल में है। 2 खबरें आपकी नजर से भी गुजरी होंगी शायद। यूएई के हवाले से खबर थी। पहली खबर यह थी कि सड़क का रास्ता जो इजराइल को जाता है यूएई से होकर उसको बंद कर देगा दबाव बनाने के लिए, और जो गैस दी जा रही है इजराइल को उसकी आपूर्ति भी रोक देगा। इन दोनों खबरों की क्या सच्चाई थी सर? मैं नहीं समझता, कोई भी सच्चाई नहीं है, ये तो खाली एक ऐसे बलून होता है, ऐसे फेंका जाता है, कुछ नहीं है। जो इस वक्त यूएई है वो अमेरिका और इसराइल से ज्यादा ही ज़ायनिस्ट है इस वक्त। जो यूएई है वो पूरी तरह से कमिटेड है, इसका कोई सवाल भी नहीं पैदा होता। ये तो बलून्स हैं उनके यहाँ भी, जो हमारे यहाँ जो मोदी जी या बीजेपी ने अपने जो सोशल मीडिया पे खड़े कर रखे हैं, बकवास करते सुबह से शाम तक, यूएई जो है उससे भी आगे है। तो इस तरह की खबरों पे यकीन मत कीजिए, ऐसे ही है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, वो पूरी तरह उनके साथ है। तो जो ये और लेबनान में है जो लोग हिजबुल्लाह, और जैसे यमन में जो हूती हैं, क्या उनका जो अटैक था वो भी कम पड़ गया है, इसलिए जो है बेहतर नहीं हो पा रहे हैं गाजा के हालात? देखिए, हिजबुल्लाह तो इसमें इनके साथ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, वो नहीं चाहता, इसलिए कि अगर अब हिजबुल्लाह पूरी तरह से आएगा तो इसराइल वही काम करेगा जो उसने गजा में किया है। उसके लिए हवाई जहाज भेज के ऊपर से बम फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंदर वो नहीं जाना चाहता, अंदर जाएगा तो उसको बहुत नुकसान होगा, इसके भी गजा में हो रहा है। तो हिजबुल्लाह ये नहीं चाहता है। हिजबुल्लाह जो है, देखिए, वहां की हुकूमत नहीं है, हिजबुल्लाह हुकूमत का हिस्सा जरूर है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो ये इल्जाम नहीं लेना चाहता कि मेरी वजह से लेबनान, या इसलिए कि छोटा सा मुल्क है लेबनान, बहुत ही छोटा सा मुल्क है, समझ लीजिए हमारे जैसे गोवा है, छोटा सा एक मुल्क है, उतनी है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसराइल ने बल्कि धमकी दे रखी है कि हम लेबनान को गजा बना देंगे, ये धमकी दे चुका है वो। तो इसलिए उनका जो भी रिएक्शन है वो जरा सा मेजर्ड होता है, नहीं कम से कम होता है। वो मारते जरूर हैं, रोजाना ही कुछ ना कुछ मारते हैं, लेकिन ये बैलेंस करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। बैलेंस करके रखते हैं। अच्छा, हूती जो है वो बहुत दूर है यहाँ से, हूती के बीच में कोई सरहद नहीं है। हिजबुल्लाह की सरहद तो मिलती है इसराइल से, लेकिन हूती बहुत दूर है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि रोजाना 1-2 दिन में वो इलात इलात जो है, जो कि इसराइल के मगरिब में, नहीं, जुनूब में एक बंदरगाह है। हाँ, उसे बंद कर दिया, वहां से बता रहे हैं कर्मचारी हटा दिए क्योंकि काम हाँ, धंधा नहीं बचा है वहां पे। सारे लोग वहां से हटा दिए गए हैं। उस पर भी वो उनकी बंदरगाह है, जो कि यानी बहर अमर से, यानी रेड सी के जरिए जो सामान उनका शिप से आता था, वो तो हूथियों ने बंद कर रखा है। लेकिन उस बंदरगाह पर उनके रॉकेट गिरते रहते हैं, रोजाना 1-2 रॉकेट वो मार देते हैं,
कल की खबर है कि उन्होंने रॉकेट मारा और उसको इसराइल रोक नहीं पाया, वो जाके गिरा है वहां पे, तबाह जी हुई जी। है। तो वो जो इतना कर सकते हैं, अब उन्होंने और भी बढ़ा दिया है अपना जो जो प्रेशर है। उन्होंने हम्म कहा कि सिर्फ रेड सी की बात नहीं है, बल्कि हम्म। इंडियन हाँ जी। ओशन के अंदर भी इसराइली जो पानी के जहाज नहीं जा पाएंगे, मतलब जो कि वहां से नीचे से गुजर करके साउथ अफ्रीका के जरिए, वहां से जिब्राल्टर के जरिए जाते, उनको भी हम मारेंगे, उन्होंने ये कह दिया है। तो हम्म ये बहुत बड़ा हम्म प्रेशर है। और मैं हम्म समझता हूँ कि तारीख में ऐसा प्रेशर पड़ा नहीं है, कोई मुल्क जो कि बराह रास्त जो है जंग में शरीक नहीं था, उस पर बराह रास्त अटैक नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी। और ये मैं बता दूं, ये कि यमनियों से ज्यादा जो है बहादुर कौम दुनिया में कोई नहीं है। बहुत ही बिल्कुल बहादुर सही। कौम है, लड़ने से बिल्कुल सही। नहीं डरती है, मरने से नहीं डरती है। अब वो बिल्कुल। उसमें आ गए हैं और उनका बड़ा प्रेशर है। और जो ये ब्लिंकन उनकिन आ रहे हैं, उसमें वो प्रेशर भी है कि जी उनकी जी। तिजारत जो है, तिजारत पर असर पड़ रहा है। जो सामान हम्म उनके जाते थे बड़ी आसानी के साथ, जो है वो रेड सी और स्वेज कनाल के जरिए जो निकल जाते थे, अब उनको जी पूरा घूम करके जो है पूरा तकरीबन 1 महीना और लगता है शिप को वहां पहुंचने में। तो ये जी। सब चीजें मिल करके प्रेशर डाल रही है। और हम्म। ये प्रेशर है जिसकी वजह से अमेरिका, यानी जो बाकी जो इंटरनल प्रेशर है बाइडेन के जी इलेक्शन वगैरह के जी बारे में, वो तो है ही है। ये भी जी। इसलिए कि इसका असर पूरे यूरोप पे पड़ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो दिल और गुर्दा दिखा रहे हैं, जो कलेजे की बात कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं इतनी बड़ी ताकतों से, छोटा सा गरीब सा मुल्क होने के बाद भी होती, वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। उनके जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। और जो ये बाइडन भागा भागा घूम रहा है, ये अपने तमाम सिपह सालारों को दौड़ा रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ घट रहा है। ये अलग जी, बात है कि नेतन्याहू काबू में नहीं आ पा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। ठीक, अच्छा, खुदा हाफिज।